आज तक आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। यूपी में राउंड 2 उत्तराखंड और गोवा में आज प्रचार का शोर थम रहा है। दिग्गजों ने पूरी ताकत लगा दी है। पीएम मोदी उत्तराखंड में कांग्रेस पर हमलों की झड़ी लगा देते नजर आए। अब थोड़ी देर में पीएम कन्नौज में रैली करेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। तो राउंड 2 की शुरुआत यूपी में देखिए, उत्तराखंड में आर पार की स्थिति नजर आ रही है। वहीं गोवा में भी घमासान मचा हुआ है। चुनाव प्रचार के लिए बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं। वो लोगों को वैक्सीन के लिए गुमराह करते थे। ये नहीं चाहते थे कि वैक्सीन का कवच पाने के बाद रोजगार और उद्योग धंधे फिर से चल पड़े। आप उधम सिंह नगर के लोग तो अच्छी तरह समझते हैं कि इन्होंने कितना खतरनाक खेल खेला, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या थी? ये सोचते थे कि सब कुछ पटरी पर आ जाएगा तो ये मोदी को गाली कैसे देंगे, फिर ये भारत को बदनाम कैसे करेंगे। लेकिन ये लोग उत्तराखंड का सामर्थ्य भूल जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की दशकों से एक ही पॉलिसी रही है, चुनाव में वादे करो, बड़े बड़े वादे करो, सरकार बनाओ, और फिर वादे नहीं घोटाले करो, भ्रष्टाचार करो। चुनाव आए तो फिर नए वादे करो। इस बार भी जो वादे इन्होंने किए हैं वो झूठ का पुलिंदा है। ये गरीबी हटाने का झूठ बोलते हैं। 40 साल से गरीबी हटाओ कहते रहे हैं, गरीबों को गरीबी में और नीचे धकेलने के लिए करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटाने में लगे रहते हैं। यूपी में दूसरे दौर में 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी ने की आज तक से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में टिहरी में आज पहली फिजिकल रैली को संबोधित किया है। आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। योगी जी, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का, उत्तराखंड में पहले चरण का मतदान का आज आखिरी प्रचार है। किस तरह का रिस्पांस आप उत्तर प्रदेश में, यहाँ उत्तराखंड में आपने देखा? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान उत्तर प्रदेश कनखोड़ा हो चुका है, और मैं इस बात को मानता हूं कि पहले चरण में आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2017 की पुनरावृत्ति वहां पर कर रही है। 300 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी, और पहले चरण में आपने देखा होगा कि दल की सीमा, जाति की सीमाओं को तोड़ करके जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। खासतौर पर माताओं ने, बहनों ने, युवाओं ने, इस सभी तबकों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। 14 को दूसरे फेज में 55 सीटों पर फिर चुनाव वहां पर है, और हम लोग वहां पर बनाएंगे। सेकंड फेज में भी हमारा अच्छा आएगा। उत्तराखंड में आज मैं पहली सभा में यहां पर आया हूं, और डबल इंजन की सरकार, और उत्तराखंड के लिए तो ट्रिपल इंजन हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली तीनों मिलकर के काम करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसका कई गुना लाभ उत्तराखंड को प्राप्त होगा। आज जो उत्साह यहां पर है, उस उत्साह के लिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी, यहां के विकास के लिए भी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य बनेगी, ये मेरा विश्वास है। योगी जी, जो पहले चरण का मतदान रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह का वोट परसेंटेज दिख रहा है 60% के, आपको लगता है कि वो वोट बीजेपी के लिए पड़ा है? देखिए, वोट परसेंटेज वही है जो 2017 का है, और उसी वोट परसेंटेज के साथ हम लोग जो है वहां पर आज भी काम कर रहे हैं। अच्छा रुझान है, और ये मान के चलिए कि
भारतीय जनता पार्टी वहां पे प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। एक साल उत्तराखंड को लेकर यहाँ पर अब चुनाव अब खत्म हो रहा है, लेकिन आते आते बात मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यहाँ पर कांग्रेस को लेकर जो बीजेपी सवाल उठा रही है कि वो जुमे की नमाज की हरीश रावत ने छुट्टी दी थी, आपने भी इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि में हम किसी के साथ जाति मत मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन किसी दल को यहाँ की पहचान को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस यहाँ की पहचान को समाप्त करने की कुछ से चेष्टा कर रही है। उनका मैनिफेस्टो इसका उदाहरण है, उनके नेताओं के बयान इस बात के उदाहरण है। ये देवभूमि के रूप में ही रखना चाहिए और इसमें मुझे लगता है कि यहाँ की आस्था का सम्मान होना चाहिए। एक आखिरी सवाल महाराज जी, उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि आपकी जो चुनौती है वो कांग्रेस को, आपने सीधे कहा कि दो भाई बहन कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो तो चुनौती किससे आपकी, समाजवादी पार्टी? देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है, लेकिन मैंने केवल इस बात को लिए कहा है कि कांग्रेस में, मैंने किशोर उपाध्याय जी को तो आज से 15 वर्ष पहले कहा था, मैंने कहा बीजेपी में आपको आना चाहिए। बीजेपी आपकी विचारधारा को, जिसको लेकर के आप काम कर रहे हैं, जिस विजन को लेकर काम कर रहे हैं, जो मिशन आपका है उसको लेकर के बीजेपी आपका सपोर्ट कर सकती है। और मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा देखिए, कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता है ही नहीं। दो भाई बहन पर्याप्त हैं कांग्रेस को समाप्त करने के लिए। और मैं उसी बात को कहता हूं, पंजाब बचा था, पंजाब भी उनका चला गया है। बाकी और जगह भी एक एक करके कांग्रेस जा रही है, इसलिए वजूद ही नहीं उनका कोई। एक साल जनरल विपिन रावत को लेकर प्रधानमंत्री ने भी उनको कल याद किया अपनी रैली में, आपने भी उनको याद किया। 2018 में उनको साथ आप यहाँ पर थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कांग्रेस है वो सैनिकों का अपमान करती है, यहाँ सैन्य धाम बीजेपी बनाने की बात करती है। जनरल विपिन रावत को लेकर जो उन्होंने कहा था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जनरल विपिन रावत हमारे गौरव थे और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी के अपने सैनिक स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर किया है। और जनरल विपिन रावत उत्तराखंड के विकास के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो कार्य किए थे वह अत्यंत ही प्रेरणादायी थे, महत्वपूर्ण थे। हमें उन पर गौरव की अनुभूति है। उत्तराखंड में सबने अपने अपने दावे किए हैं। सीएम धामी फिर वापसी का दम भर रहे हैं तो पूर्व सीएम हरीश रावत बदलाव की बात करते हैं। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। भाजपा जो है स्थानीय मुद्दों से बचना चाहती है और मैं चाहता हूं कि चुनाव उत्तराखंड के हित में और देश के हित में एक ट्रेंड सेटर होना चाहिए जिसमें स्थानीय मुद्दों पर जनता फैसला करे। यदि कांग्रेस ने अच्छा किया है अपने कार्यकाल में, यदि हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया है, हरीश रावत को पुरस्कृत करे उत्तराखंड। और यदि भाजपा ने अच्छा किया है तो ऑफ कोर्स भाजपा उसका फायदा उठा सकती है। उत्तराखंड में प्रियंका ने भी हुंकार भरी। सीएम धामी की सीट खटीमा में प्रियंका ने हमलों की बौछार लगा दी। के सामने आकर क्या कहते हैं? धर्म की बात करते हैं। कैसा धर्म है ये? कैसा धर्म है ये इनका? सबसे बड़ा धर्म एक नेता का क्या होता है? जनता की सेवा, जनता की सुविधा, जनता का विकास। और आज तमाम भाजपा के नेता आपके मुख्यमंत्री से शुरू होकर देश के प्रधानमंत्री तक सिर्फ अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपनी सुविधाओं के बारे में, सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों के बारे में। आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों की मदद की,
कोरोना फैला दिया पूरे देश में राजनीति करके। तो हम क्या करते, मैं पूछना चाहती हूँ। आपके भाई बहन सड़क पे चल के आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, कोई सुविधा नहीं थी, कोई साधन नहीं था। क्या हम उनको ऐसे ही छोड़ देते? तो मुझे याद है हमने कितनी जीपों का इंतजाम किया, बसों का इंतजाम किया। क्यों किया? हम राजनीति कर रहे थे क्या? हम अपना धर्म निभा रहे थे। हमारा देशवासी अकेला बड़े बड़े शहरों से पैदल अपने गांव तक आ रहा था। हमारी सरकार ने उसको भगवान भरोसे छोड़ा, हमने उसकी मदद की, राजनीति के लिए नहीं, क्योंकि हमारा धर्म था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पंजाब के बालचौड़ में प्रचार किया। उन्होंने चंनी सरकार पर जमकर हमला बोला। ये वो लोग थे जिन्होंने 1984 में दिल्ली में दंगों में अपने हाथ खून से रंगे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मानवता का तांडव नृत्य किया था, जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया था। मैं सिख भाइयों से पूछना चाहता हूं, बताइए आपका खैर खवा कौन है? बताइए आपका रक्षक कौन है? बताइए आपके लिए किसने लड़ाई लड़ी? बताइए किसने आप माताओं के आंखों के आंसू के पोंछने की ताकत रखी? ये नरेंद्र मोदी जी है। और एक दो दिन नहीं, 30 साल बीत गए, 30 साल दंदनाते रहे। उनको जेल के पीछे डालने का काम किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह हमको याद रखना चाहिए। आज हरियाणा में रोजगार कैसे आ रहा है और पंजाब में क्यों नहीं आ रहा है? क्या कारण है? 2 स्टेट अगल बगल की स्टेट है। हिमाचल में रोजगार आ रहा है, यहां क्यों नहीं आ रहा है? 2 स्टेट है, एक तो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर वैसे भी रोजगार के साधन कम हो सकते हैं, लेकिन वहां भी रोजगार आ रहा है। और यहां क्यों नहीं आ रहा है? यहां इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहां के नेता के नीयत में खोट है। पंजाब में आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान भी जनता के बीच पहुंचे, वोट मांगते नजर आए, लेकिन उनका अंदाज कुछ अलग था। तेरी गोद नू चन और बतेरे, माता दिए तेरी गोद नू चन और बतेरे, तू मगदा नहीं में सूरजा कमियां दे वेड़े, तू मगदा नहीं में सूरजा कमियां दे वेड़े, ते दंद करेड़े, तू मगदा नहीं में सूरजा कमियां दे वेड़े, तू मगदा नहीं में सूरजा कमियां दे वेड़े, जिथे जमदा बंदा सीरिए तकिया दी मेरी पीरिए, जिथे करते हेड पंजीरिए, बापू दे घर जे सूद पुत जमदे जेड़े, तियां होंगे परतियां आसमान चढ़ेरे, तू मगदा नहीं में सूरजा कमियां दे वेड़े, तू मगदा नहीं में सूरजा कमियां दे वेड़े। उन्नाव की सियासत एक बार फिर महिला अत्याचार से कलंकित हुई। पूर्व मंत्री के बेटे पर संगीन आरोप लगे हैं, जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उन्नाव की जमीन एक बार फिर महिला पर दरिंदगी से कलंकित हुई। दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण जी को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। खाकी एक बार फिर धब्बों से मैली हुई। दबाव रहा है, बहुत पैसा का वराज हमरे दामाद के अस्पताल में तलाशी ली नहा से। 4 फीट का ये गड्ढा पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। मां जिस बेटी को 2 महीने से गांव के कोने कोने में तलाश रही थी, वो इस गड्ढे में दबी पड़ी थी, लाश बनकर। आश्रम के नाम पर खड़ी एक रईसजादे की 3 मंजिला कोठी का पिछवाड़ा एक दलित की बेटी की कब्र बन गई। समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजौल सिंह पर संगीन आरोप लगे हैं। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को 2 महीने तक बंधक बनाया, फिर उसकी हत्या कर दी।
हम पहले प्रेम नारायण दीक्षित को लेके आए थे, पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया, ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई। कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा मुकदमा। और इसी में मेरी लड़की बंद थी, हमने दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। 2 महीने से परिवार इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खा रहा था। 8 दिसंबर को बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन परिवार का आरोप है कि बिना पैसों के पुलिस काम करने को तैयार नहीं थी। बेटी की तलाश करती मां को जब पुलिस से कोई उम्मीद नहीं मिली तो वो 24 जनवरी को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से गुहार लगाने लखनऊ पहुंच गई। उसे उम्मीद थी कि अखिलेश यादव के दबाव से उसकी बेटी उसे वापस मिल जाएगी। जहां मां ने आत्महत्या की कोशिश भी की, मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने आरोपी राजौल सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन लड़की की तलाश में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। पुलिस वालों ने आपकी सुनी नहीं, दरोगा ने आपकी सुनने के हो ना, दरोगा तो बदल ही करा के चला गया, जब बिटिया फंसी गई, फंसा देने। आपको लग रहा है कि दबाव में कार्रवाई की, कोई इसीलिए कार्रवाई नहीं कर रहे थे? हाँ, दबाव रहा है, बहुत पैसा का राज हमारे दामाद के अस्पताल में तलाशी ली नहासी। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजौल सिंह ने उन्नाव के एक आश्रम में 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा था। इसी आश्रम के बाहर दीवार के पास उसका शव मिला है। परिवार ने कई बार आश्रम खुलवाने की गुहार लगाई, पैसे और ताकत के आगे इंसाफ पौना साबित हुआ। पुलिस इंसाफ के नाम पर परिवार से पैसे ऐंठती रही है। हमारी लड़की की लाश दिव्यानंद आश्रम में मिली है और उस समय जब दिव्यानंद आश्रम में लड़की हमारी कैद थी तब प्रेमनाथ दीक्षित दरोगा थे यहाँ, उन्होंने दरवाजा नहीं खुलवाया था। उन्हीं का हाथ है प्रेमनाथ दीक्षित ने और राजौल सिंह ने मिलकर हमारी लड़की को मरवा दिया है। 3 डॉक्टरों की टीम ने युवती का पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की मौत की वजह गर्दन दबने से बताई गई है। शव की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई है। शव के सिर पर चोट के 2 निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के साथ मारपीट भी की गई थी। कुछ भी नहीं बदला इस शहर में, बस चेहरे बदले, नाम बदले, ना पुलिस का रवैया बदला, ना ही महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी का सिलसिला। ये वही उन्नाव है जो पिछली बार बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की दरिंदगी से कलंकित हुआ था। इस बार आरोपों के घेरे में समाजवादी पार्टी के नेता का परिवार है। पुलिस उस वक्त भी इंसाफ के साथ खड़ी नहीं हुई। पुलिस इस बार भी सवालों के घेरे में है। अब बस लापरवाही के नाम पर सस्पेंड का खेल शुरू हो गया है। इसमें जो भी देरी हुई है और जो इसके दोषी पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे उनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच चल रही है। पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा कोतवाली के थाना प्रभारी को इसी बात पे निलंबित कर दिया गया है और इसमें आगे भी विभागीय कार्रवाई में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर यूपी में खाकी पर धब्बे लगे। आखिर कब तक सिस्टम का शिकार होंगी बेटियां? आखिर कब तक परिवार इंसाफ के लिए गुहार लगाता रहेगा? आखिर कब तक ताकतवर लोग कानून को ठेका दिखाएंगे? परिवार को इंसाफ चाहिए इस सिस्टम से जिसने उनकी बेटी को छीन लिया। उन्नाव से विशाल सिंह चौहान, रंजय सिंह और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। उन्नाव कांड को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी अखिलेश पर सवाल दाग रही है तो अखिलेश कह रहे हैं कि आरोपी से उनका कोई लेना देना नहीं। तो पहले दिन से देखा जा रहा है कि उन्हें समाजवादी पार्टी ने ही ऐसे तत्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए थे और अभी चुनाव में जिस प्रकार की प्रथम सूची के दौरान और उसके बाद जिस प्रकार से इन लोगों ने प्रत्याशियों की टिकट दिए हैं, ये तो समाजवादी पार्टी के जीन्स का हिस्सा है। अपराध, पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देना, दुराचारी और दुष्कर्मियों को संरक्षण देना, इनके उसका हिस्सा है और यह जनता जनार्दन ये सब देख रही है। एक खंडन करने से नहीं होगा, सच्चाई को उनको सामने रखना होगा। जिस पर आरोप है उससे समाजवादी पार्टी का कोई नाता नहीं है। पुलिस
प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और जहां तक जो समाजवादी पार्टी में वो 4 साल पहले मर चुके हैं, 4 साल पहले उनका देहांत हो चुका है। उनके जिन पे आरोप है बेटे पर, वो पार्टी के किसी भी संगठन में किसी भी पद पर और कोई सदस्य पार्टी के नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस आखिरकार क्यों इंतजार कर रही थी? जिस समय एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज जब हुई और कार्रवाई आज की, क्या पुलिस सोती रही? आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था को बेहतर करेगी कि नहीं करेगी? एफआईआर दर्ज होने के कितने दिनों बाद कार्रवाई हो रही है, ये जिम्मेदारी किसकी थी? आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।